नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं BVM का खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। दीवार तोड़ रहे मजदूरों पर दीवार जा गिरी, जिसमें कि कई मजदूर घायल हो गए। मामला फैजाबाद के गतपुरी इलाके का है, जहां ग्रीनलैंड 44 फार्म हाउस की दीवार को तोड़ते समय ये हादसा हो गया। आनन-फानन में घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उनकी हालत गंभीर देखते हुए उन्हें दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया। अस्पताल के बिस्तर पर नजर आ रहे ये लोग मजदूर हैं, जो ग्रीनफील्ड 44 फार्म हाउस के अंदर काम कर रहे थे। मजदूरों के मुताबिक काम करते समय अचानक दूसरे फार्म हाउस की दीवार उन पर गिर गई, जिसमें 5 मजदूर दीवार की चपेट में आ गए और वो घायल हो गए। दीवार के गिरते ही फार्म हाउस में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में दीवार के नीचे दबे मजदूरों को निकाल कर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर देखते हुए घायल मजदूरों को दिल्ली रेफर किया गया। अच्छा, क्या कर रहे थे आप लोग? सर दीवार निकाल रहे थे। तोड़ रहे थे? हाँ जी। अच्छा, तो दूसरी दीवार गिर गई। दूसरी दिन। हाँ जी। कितने लोग काम कर रहे थे? कितने लोग दबे हैं? सर 4 लोग। 5 लोग। आप भी हाँ, तो? हाँ जी। 5 लोग घायल हुए कुल हाँ मिला जी। के? बस और किसी को चोट नहीं आई। किसी जान का नुकसान तो ना नहीं हुआ? ना जी, ये कोई दिक्कत कैसे यहाँ तक कैसे पहुँचे? किसकी मदद मिली? हाँ जी। मदद किसने की? कैसे पहुँच पाए? सर किसने पहुंचाया? सर वहाँ से हमारे ठेकेदार ने भेजा, अपनी गाड़ी से रिजर्व करके यहाँ तक भेजा। वहाँ पहले बल्लभगढ़ गए? हाँ जी। फिर यहाँ आए? बल्लभगढ़ से फिर एम्बुलेंस आई, वहाँ से फिर यहाँ रेफर हुए। ठेकेदार साथ नहीं आया? आए सर। किसी जगह दीवार तोड़ रहे थे? चलो ठीक। गोपाल गोपाल नाम है आपका? क्या हुआ? कहाँ काम हो रहा था? ग्रीनलैंड 44 में काम कर रहे थे, तो दीवार गिर गई। क्या है वो ग्रीनलैंड? कंपनी है, घर है? गार्डन है। गार्डन है। तो कितने मजदूर लगा रखे थे आपने? 15-25 मंजूर लगी थी वहाँ पे। अच्छा, आज सुबह से काम हो रहा था? हाँ, तो फिर अचानक वो दीवार गिर गई। जिसे तोड़ रहे थे वो या ना दूसरी वाली की साइड हाँ, पड़ोस की दीवार पड़ोसी की? तो कितने लोग घायल हुए इसमें? 4 लोग। 4 लोग? हाँ। 5 पे खड़ा 5 लोग? हाँ, 5 लोग। ठीक है। सभी को सब सुरक्षित है मतलब? हाँ, यही है तुम्हारे घायल है पास। खाली? हाँ, जान का नुकसान तो नहीं है? ना वो कोई ना अभी कोई बात। ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? नवल, क्या हुआ था? दीवार गिर गई। कहाँ पर? गार्डन हैं? कितने लोग काम कर रहे थे? कितने लोग दबे उसमें? 7-8 आदमी दब गए थे? सभी को चोट आई है? कहाँ, कौन सी जगह काम चल रहा था? गार्डन में काम कर रहे थे। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फैजाबाद के सेक्टर 86 स्थित साईं धाम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को मनाया। कार्यक्रम आयोजित कर पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों संग मिलकर पीएम मोदी की मन की बात सुनी। इस मौके पर पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वार्ड नंबर 28 के निवर्तमान पार्षद नरेश नंबरदार भी मौजूद रहे। इस अवसर पर पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों से प्रेरित होकर कहा कि वोकल फॉर लोकल के साथ आने वाले हर त्योहार मनाएंगे। विपुल गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टीबी मुक्त भारत के संकल्प का हिस्सा बनकर 11 टीबी मरीजों को अडॉप्ट किया और कहा कि बीमारी का सारा खर्च स्वयं वहन करेंगे। वार्ड नंबर 28 के निवर्तमान पार्षद नरेश नंबरदार के साथ मिलकर वार्ड के लिए एक ट्रैक्टर और सीवर सफाई के लिए जेटिंग मशीन को क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए सुपुर्द किया गया। वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी के हम लोग सदस्य हैं और आज यहाँ पर हम उनका 106वां जन्मदिन मना रहे हैं। और इस उपलक्ष्य में आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो मन की बात कही, उन्होंने विभिन्न मुद्दों को, चाहे एक कहते हैं ना नेचुरली किसी बीमारी से ग्रस्त बच्चे का कितना बड़ा मोटिवेशन, किस तरीके से उन्होंने दिशा और बदलने का काम किया और किस तरीके से मैसेज देने का काम समाज को किया। उसके साथ साथ टीबी जैसी बीमारी की बात हो, चाहे अन्य जो एक कहते हैं ना मर्मस्पर्शी और सामाजिक जो मुद्दों को, विभिन्न मुद्दों को उठाने की बात माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज मन की बात में कही और हमें प्रेरणा दी कि किस तरीके से हम टीबी से ग्रसित लोगों को अडॉप्ट करके, क्योंकि 6 महीने के लिए उनकी दवाई की बात हो, चाहे उनके पौष्टिक खाने की बात हो, हम सब समाज के लोगों को भी किस तरीके से आगे आ रहे हैं और उससे मोटिवेट होकर हमें आगे आना चाहिए। और जो टीबी मुक्त भारत का जो सपना माननीय नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों को दिखाया है, हम उसे अच्छे तरीके से साकार कर सकें, इस तरीके का आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर बात की। और आने वाले जो दिवाली का त्यौहार है,
उसको किस तरीके से हम अपने गिफ्टों के अंदर लोकल चीज़ों को और जो हमारे समाज के आखिरी छोर पर बैठे हुए जो लोग हैं, चाहे दीवे की बात हो, चाहे छोटी मोटी पेंटिंग की बात हो, चाहे मूर्तियों की बात हो, उनको भी अपने गिफ्ट हेल्पर के साथ समायोजित करने की बात कही, नहीं तो उन्हें ही गिफ्ट देने की बात। अगली खबर की ओर। लगदातार सेवा ट्रस्ट और रोटरी क्लब सेंट्रल के तत्वाधान में फैजाबाद में बल्लभगढ़ में रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बल्लभगढ़ शहर की आसपास के रहने वाले लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई, साथ ही रक्तदान में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दिखाई दे रहा है नज़ारा बल्लभगढ़ में रक्तदातार सेवा ट्रस्ट और रोटरी क्लब ऑफ सेंट्रल द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर का आयोजन यहां पर किया गया है, जहां युवाओं ने रक्तदान किया। संस्था के प्रधान श्याम सुंदर गोयल और रोटरी क्लब के प्रधान नरेश वर्मा की माने तो कोरोना के कारण 2 साल से रक्तदान शिविर नहीं लगाया जा रहा था, लेकिन अब फिर से पहले की तरह यहां रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया है। इस शिविर में युवा वर्ग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। है आपका गर्ग साहब, ब्लड डोनेट कर रहे हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। ये हमारा अपना ट्रस्ट है जिसके हम प्रधान हैं और हमें अपने ट्रस्ट को आगे उन्नति करने के लिए अपने तन मन से सहयोग करना चाहिए और हमने शुरुआत पहले भी की है। तो पहले भी किया है आपने? हम अपने ट्रस्ट में हर बार करते हैं। तो क्या प्रेरणा देना चाहेंगे नए लोगों को? हमें देना चाहिए कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें, जिससे कि जिन असहायों को ज़रूरत है ब्लड की, उनको ब्लड मिल सके। यही हमारी बाबा से प्रार्थना है कि सबका काम हो और सभी को स्वस्थ रहे, उचित रहे। ठीक है। क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर गोयल। गोयल साहब, कैंप लग रहा है, किस चीज़ का कैंप लग रहा है और कौन आयोजक है? ये हम लगदाता सेवा ट्रस्ट की तरफ से और रोटरी क्लब की तरफ से कैंप लगाया जा रहा है। इसमें स्वास्थ्य जांच शिविर और ब्लड कैंप का कैंप लग रहा है, ब्लड डोनेशन। तो सुबह सुबह का टाइम है, युवाएं काफ़ी देखने को मिल रहे हैं, कैसा उत्साह लग रहा है युवाओं में? काफ़ी अच्छा है, महसूस हो रहा है, लोग काफ़ी आ रहे हैं, काफ़ी भीड़ भी इकट्ठी हो रही है ब्लड देने के लिए भी और चेकअप कराने के लिए काफ़ी लोग इकट्ठे हो रहे हैं। चलिए खबरों में बात करेंगे अब दहेज लोभियों के बारे में। फैजाबाद की एक और बेटी दहेज दानव का शिकार हो गई। फैजाबाद के गांव दौलताबाद की रहने वाली ललिता और सीमा की शादी गुरुग्राम के बादशाहपुर गांव में 1 साल पहले की गई थी, जिसकी मौत की सूचना मिलने पर परिजनों ने कैंडल मार्च निकालकर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। दिखाई दे रहा है नज़ारा दिल्ली से सटे फैजाबाद का है, जहां अपनी बेटी बहन की मौत के जिम्मेदार आरोपियों को सजा दिलाने और जल्दी गिरफ्तारी की मांग को लेकर फैजाबाद के गाँव दौलताबाद के ये लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। इनका आरोप है कि गुरुग्राम के बादशाहपुर गांव में लगभग 1 साल पहले बड़ी ही धूमधाम के साथ इन्होंने अपनी बेटी की शादी हैसियत के अनुसार दान दहेज के साथ की, लेकिन दहेज लोभी ससुराल पक्ष ने लगातार उनकी बच्ची को प्रताड़ित किया और अब उनकी बेटी को मार दिया। अब वो कैंडल मार्च निकाल कर अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहे हैं और साथ ही आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। हमारी बहन की बड़ी बेरहमी से इन लोगों ने हत्या कर दी है। बादशाहपुर में हमने अपनी बहन की शादी करी थी, इन लोगों ने हमारी बहन को दहेज के मामले में इन्होंने फांसी लगा दिया, उसको नशीला पदार्थ खिला के इन्होंने उसको जान से मार दिया। हमारी बहन ऐसी नहीं थी, हमारी बहन बहुत एजुकेटेड थी। वो कब की घटना है? हाँ, कब की घटना है? 18 तारीख की घटना है, संडे की। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई? 5 दिन हो गए, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी है, किसी की भी अरेस्टिंग नहीं हुई है। हमको सिर्फ आश्वासन दे सके छोड़ दिया गया। कौन कौन आरोपी हैं? आरोपी सास है, ससुर है, उसका हस्बैंड है, 2 ननंद हैं और एक उसका देवर है। क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? खून के बदले हमें खून चाहिए। हमारी बहन की हत्या हुई है, हमें भी उनके घर में से किसी ना किसी की फांसी चाहिए। हम ऐसे नहीं छोड़ने वाले। क्या नाम है? मेरा नाम रेखा है। रेखा जी, आज सैकड़ों की संख्या में आप रोड पर उतरे, क्या लगता है इसका असर दिखेगा प्रशासन? इसका असर दिखेगा। हाँ, हम उसकी भाभी उसकी और हम मुझे लगता है कि हम इंसाफ। देखिए, यहाँ पर जो दौलताबाद गांव वाले हैं, उनकी बेटी की जो डेथ है उसके संबंध में उन्होंने शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाला था और उन्होंने अभी कैंडल मार्च निकाल के वो वापस चले गए हैं और ये बात जो उन्होंने अपनी रखी है वो आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँच जाएगी। बेटी का नाम क्या था?
बेटी का नाम क्या था? बेटी का नाम ललिता उर्फ सीमा बताया गया है। तो फरीदाबाद पुलिस का कितना सहयोग रहेगा सर? नहीं, फरीदाबाद पुलिस का इसमें पूरा सहयोग है। जो उन्होंने बात यहाँ पर हमारे सामने रखी वो आगे हम उच्च अधिकारीगण के माध्यम से आगे भिजवा देंगे। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, क्या लगता है इसका असर दिखेगा? देखो, असर इन्होंने अपना कैंडल मार्च निकाला है तो निश्चित रूप से ये अपनी बात रखने के लिए आए हैं। इन्होंने अपनी बात यहाँ रखी है, हम आगे अपने उच्च अधिकारीगण के माध्यम से उनकी बात को भिजवा देंगे। खबरों में बात करेंगे अब नवरात्र के धूम के बारे में। शारदीय नवरात्र सोमवार से शुरू हो जाएंगे। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाएगी और 9 दिन तक चलने वाले इस पावन पर्व में हर दिन शक्ति के अलग अलग रूपों की पूजा की जाएगी। नवरात्रों को लेकर शहर के सभी प्रमुख बाजारों मंदिरों में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंदिरों को प्रबंधन समितियों द्वारा सजाया जा रहा है, वहीं घरों में भी नवरात्रों की तैयारियां पूरी हो गई हैं। बाजारों में नवरात्रों से पहले खरीदारी करने वाले लोगों की खास भीड़ नजर आई। नवरात्रों की पूजा तो सभी मंदिरों में होती है, लेकिन शहर की कमेटी चौक स्थित देवी के मंदिर में नवरात्र में विशेष पूजा अर्चना होती है। सर्वाधिक भीड़ भी महिलाओं की देवी के मंदिर में ही देखी जाती है। इसके अलावा पंचवटी मंदिर, जंगेश्वर मंदिर, खोटा मंदिर, सनातन धर्म मंदिर, भूरागिरी मंदिर आदि में नवरात्रों की पूजा का विशेष इंतजाम किया गया है। इन मंदिरों में दुर्गा माँ के लिए नए वस्त्र मंगवाए गए हैं, वहीं फल फूल आदि भी मंगवाकर माता का श्रृंगार किया गया है। इसके अलावा लोगों ने घरों में भी दोपहर बाद मंदिरों में सफाई की और मंदिरों को सजाया। मां दुर्गा के लिए लोगों द्वारा घरों और मंदिरों के लिए विशेष पोशाकें मंगवाई गई हैं। इसके अलावा शहरों के प्रमुख बाजार में मेन बाजार, जवाहर नगर, गुप्तागंज बाजार में नवरात्रों के लिए लोग पूजा सामग्री खरीदते नजर आए। सुबह से ही बाजारों में लोगों की भीड़ नजर आई। लोगों ने लाल चुनरी, नारियल, सिंदूर, देसी घी, धूप, अगरबत्ती आदि की खरीदारी की। पंचवटी मंदिर के महंत कामता दास महाराज ने बताया कि सोमवार से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं। सोमवार के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाएगी। सोमवार की सुबह 10:08 पर कलश की स्थापना होगी। इस बार शारदीय नवरात्रों की विशेषता ये है कि अब की बार गज लक्ष्मी स्वरूप मां दुर्गा 9 देवी के रूप में हाथी पर सवार होकर आएंगी। इसलिए श्रद्धालुओं के लिए लक्ष्मी की प्राप्ति के शारदीय नवरात्र को विशेष महत्व है। इसलिए नवरात्रों में मां दुर्गा चालीसा का पाठ करने से श्रद्धालुओं को रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होगी। वहीं दुकानदार राकेश सिंगला की माने तो इस बार शारदीय नवरात्रों में पूजा से संबंधित सामग्री व सामान खरीदने के लिए श्रद्धालु बाजार में आ तो रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग की वजह से उनके व्यापार पर 50% का असर पड़ रहा है। अधिकतर श्रद्धालु ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं। पुत्री द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तो कल प्रथम शैलपुत्री जी का जो है दिन है और कल सुबह प्रातःकाल 10:08 पर ये कलश स्थापना होगी। उसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि शारदीय नवरात्रि पर अब की जो हमारी नव दुर्गा के रूप में देवी जी आ रही हैं वो हाथी पर चढ़ कर के आए रहे हैं। तो हाथी पर चढ़ने के कारण गज लक्ष्मी, जो उसको अर्थ धर्म काम मोक्ष की इच्छा हो और लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए इस शारदीय नवरात्रि में विशेष महत्व है और उसमें इसका पूजा पाठ इत्यादि किया जाता है। तो कल 10:08 पर स्थापना करके इसमें जो सिद्ध मंत्र है, श्री यंत्र इत्यादि, उसकी पूजा कल से प्रारंभ हो जाएगी। जैसा कि इसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा चालीसा का पाठ या दुर्गा यही नमः जप इत्यादि करने से रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। मंदिरों पर यहाँ पर चारों तरफ यहाँ का ऐतिहासिक पंचवटी मंदिर, यहाँ भी तैयारियाँ चल रही हैं और जितने भी हमारे पलवल के मंदिर हैं सब में तैयारियाँ दुर्गा नवमी की चल रही हैं। और जैसा कि 4 तारीख को दुर्गा नवमी है, उस दिन कन्या पूजन इत्यादि कुछ अष्टमी को मना। हमारे पास पूजा की सारी आइटम है, नारियल, चुन्नी, जोत, घंटी, लोटे हैं, माता की पोशाक है, श्रृंगार है, सारी चीज़ अवेलेबल, मूर्तियाँ हैं, तस्वीर हैं, सारी चीज़ें हैं। ये जो सामग्री है पहले के और अब के रेटों में कोई अंतर आया है? नहीं, ऐसा कोई खास अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर चलता रहता है। क्या क्या किए भैया? अगर हम बात करें यहाँ पे कोविड के बाद अब नवरात्र फिर से मनाने शुरू कर रहे हैं लोग, तो कितना असर
बाजार में? कोविड का असर तो है, काफ़ी इम्पैक्ट है कोविड का। यानी कि मंदी है या फिर मंदी है, काफ़ी मंदी रूटीन है। में लोग आ रहे हैं? रूटीन में नहीं आ रहे ऐसे अभी ना। अच्छा, ऑनलाइन का भी फर्क है ऐसे मार्केट में। कितने के? ऑनलाइन का बहुत इम्पैक्ट है मार्केट के अंदर। तो कितना फ़र्क पड़ रहा है ऑनलाइन से मार्केट पर? चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पलवल के पंचवटी ढाबे पर शौच के लिए जा रहे एक 10 वर्षीय बच्चे की बिजली के करंट में आने से मौत हो गई। होटल थाना पुलिस ने मामले में मृतक के पिता की शिकायत पर ढाबा मालिक सहित 3 पर लापरवाही बरतने का केस दर्ज कर लिया है। होटल थाना प्रभारी छत्रपाल ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि होटल के देशल मोहल्ला निवासी चंदन सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उसने होटल बाईपास रोड पर स्थित हंसराज ढाबे के सामने नाई की दुकान कर रखी है। उसका 10 वर्षीय बेटा पीयूष मां न होने के कारण उसी के साथ रहता है। उसकी दुकान के पास पंचवटी नामक ढाबे के मालिक ने अपने ढाबे पर बाथरूम के पास एक कांटेदार तार जमीन पर छोड़ रखा था, जिसमें से बिजली का करंट आ रहा था। शनिवार की सुबह 8 बजे उसका बेटा शौच के लिए बाथरूम जा रहा था तो वो उस तार की चपेट में आ गया, जिससे उसे बिजली का करंट लग गया। पीड़ित ने जब उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो उसे बचाने के प्रयास करने लगा, लेकिन वो भी करंट की चपेट में आ गया, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने गंभीर रूप से घायल हुए पीड़ित और उसके बेटे को उपचार के लिए होटल के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टरों ने उसके बेटे पीयूष को मृत घोषित कर दिया। पीड़ित ने शिकायत में बताया कि पंचवटी ढाबे के मालिक सुनील, महेश और गांव रुंधी निवासी कृष्णा की लापरवाही की वजह से उसके बेटे की मौत हुई है। पुलिस ने मामले में शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। उसका छोटा बच्चा 10 साल का, वो होटल पे ही रहता था, वहीं खाना खाता था सब बात। वो पंचवटी होटल पे जैसे चला जाता था तो उधर लेटरिन के साइड में उनकी पंचवटी की तार लग रही है, लोहे वाली जो कांटे वाली होती है। तो कल क्या हुआ था, सुबह 6 बजे गया था ये, तो जब पल्ली साइड से आ रहा था तो करंट लग गया, उसका हाथ लग गया तार में हाथ लगा था, तो करंट ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद वहाँ पे काफ़ी ड्राइवर थे और जो मेरा दोस्त होटल पर रहता है जयपाल, और जैसे आवाज़ चिल्लाने की आवाज़ आई तो वो वहाँ से भागे और भाग के डंडा उठाया। इसके पिताजी के हाथ में भी तार था। वो बच्चे को तो हम बचा नहीं पाए, लेकिन जयपाल ने उस जैसे डंडा मारा इसके पिताजी के हाथ में, इसके पिताजी की जान बच गई। तो हम इसे वहाँ से फिर सूचना मिली थी कि करंट लगने से एक बच्चा एक्सपायर हो गया। उस पर हमने बच्चे की लाश को वहाँ GH पलवल भिजवा दिया था पोस्टमार्टम के लिए, और बच्चे के पिता ने कंप्लेंट दे दी है। हमने उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया, कार्रवाई कर। तो किन के खिलाफ मामला दर्ज किया सर? 3 आदमियों के खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट दी थी, हमने उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी, मुकदमा दर्ज कर दिया। बिजली विभाग के कर्मचारी? बिजली विभाग का तो उसमें कोई नहीं था, कांटेदार तार लग रहा था उसमें। जो जिसका वो ढाबा था उन्होंने उसमें तार दूसरी तार लगाई हुई थी, इसलिए उनके खिलाफ ढाबा वालों के खिलाफ की। ढाबा वालों के खिलाफ पोस्टमार्टम कराया जाए? हाँ, पोस्टमार्टम कराया जाए। क्या बयान दिया पिता ने सर? पिता ने कहा कि मेरा बेटा और मैं यहीं रहते हैं, तो एक कांटेदार तार, 2 ढाबे हैं साथ साथ, बीच में कांटेदार दूसरे ढाबे वाले ने अपना ये पंचवटी ढाबा है, उन्होंने अपने तार लगाया हुआ बीच में, उसमें करंट आ गया था और उसने उसके हाथ लगाया तो उससे करंट से उसकी मृत्यु हुई। वो जो ढाबे वाले ने लापरवाही से वो वहाँ गलत। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पलवल जिले में हुई तेज बरसात के कारण बीती शाम 2 मकान ढह गए। मकान में बैठे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। दोनों मकान इस्लामाबाद में गिरे हैं। मकान मालिकों ने सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि जिले में पिछले 3 दिनों से भारी बरसात हो रही है। बरसात के कारण लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही हैं। बरसात ने इतना कहर बरपाया हुआ है कि सब कुछ ठप हो चुका है। यहाँ तक कि बिजली
दूसरी व्यवस्था भी चरमराई हुई है। चारों तरफ जल ही जल नजर आ रहा है। लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया है। इसी बरसात के कारण इस्लामाबाद कॉलोनी में 2 मकान ढह गए। मकान ढहने से कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन इस्लामाबाद निवासी मकान मालिक जगवती ने बताया है कि वो अपने घर में घरेलू कार्य कर रही थी, तभी अचानक से उसे आवाज़ आई। उसने सोचा कि कोई बाहर से आवाज़ आ रही है, लेकिन जब उसके घर की दीवार गिरी तो उसके होश उड़ गए। वो अपाहिज होने के कारण मकान से भाग नहीं सकी, लेकिन पड़ोसियों ने उसे मकान के अंदर से निकाला और देखते ही देखते उसका पूरा मकान गिर गया। उसके पास रहने वाले सिर्फ एक ही मकान था, वो भी गिर गया। उसका मकान बरसात के कारण गिरा है। वो इस्लामाबाद निवासी मकान मालिक मुकेश ने बताया कि बरसात के कारण उसके मकान का पिछला हिस्सा गिर गया। मकान गिरते समय उसका पूरा परिवार वहीं था, लेकिन उन सभी ने भागकर जान बचाई। उन्होंने बड़ी मेहनत से मकान बनाया था, लेकिन बरसात के कारण उनका मकान का पिछला हिस्सा ढह गया। मकान गिरने के बाद उसके पास कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया। दोनों पीड़ितों ने सरकार व प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि उनकी इस कॉलोनी में जलभराव की बहुत समस्या है, कोई भी उनकी समस्या का समाधान नहीं करता। नेतागण तो सिर्फ वोट मांगने आते हैं और उसके बाद कोई भी यहाँ नहीं आता। प्रशासन का कोई भी अधिकारी उनकी समस्या नहीं सुन रहा। गिरो ये आदमी यहाँ बैठे, मम्मी मेरी बाहर, ये खच के मुँह बाहर लाए। तो इसमें चोट भी लगी है कुछ? चोट तो न लगी, बच गई बाद मुँह खींच लाए, पर ये खींच के लिए बीमार हूँ मैं, तो विकलांग हूँ, मेरे सर्टिफिकेट भी है वैसे। और यहाँ और रहने के लिए आपके पास और कौन सी जगह? कोई सिस्टम ना मेरे पास, ना कोई कमेरो भी ना, कोई बालक भी ना। तो इस मकान के अलावा और कुछ जगह है रहने? कोई भी ना, कुछ ना। क्या काम करते हैं आप? ये मजदूरी करें, बेलदारी सेलदारी मिल जाए। भाई बारिश की वजह से गिर गया, बारिश से सारा पानी इसमें नीचे निकल गया, उसकी वजह से सारी दीवार गिर गई। तो क्या नुकसान हुआ इसमें? बाथरूम वगैरह तो बना था, इसमें ऊपर सीढ़ी वगैरह चढ़ रही थी, सब एकदम गिर गए। तो किसी के कोई चोट हो? नहीं, चोट तो नहीं आई किसी को। तो यहाँ पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं है। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही है। बने रहिए BVM के खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।